हजारों की भीड़, हिंसा, नारेबाजी और आंख की लपटें। ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है, जहां पर 18 दिसंबर को बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। 18 दिसंबर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक झंझोड़ कर रख देने वाला वीडियो सामने आता है। इस वीडियो में एक शख्स जमीन पर गिरा पड़ा है और आसपास सैकड़ों की भीड़ जमा है। वो भीड़ उस शख्स को मारना पीटना शुरू करती है। अधमरी हालत में पड़े उस व्यक्ति के शरीर में कोई हरकत नहीं होती, लेकिन भीड़ फिर भी नहीं रुकती। तस्वीरों में जिस व्यक्ति पर हमला किया जा रहा था, उनका नाम दीपू चंद्रदास था। इस बर्बरता का शिकार हुआ दीपू चंद्रदास अपने परिवार का सिर्फ इकलौता सहारा था। और इन सब में जो सबसे चौंका देने वाली बात सामने आती है, वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दीपू चंद्रदास को बांग्लादेशी पुलिस खुद ले जाकर उस मॉब के, उस भीड़ के हवाले करती है, ये जानते हुए भी कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। दीपू चंद्रदास बहुत विनती करते हैं, रेजिस्ट करते हैं कि उन्हें पता है कि अगर उसे उनके हवाले कर दिया गया तो वो जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन बांग्लादेशी पुलिस, बांग्लादेशी सिस्टम खुद जाकर उन्हें वहां छोड़कर आ गई। बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, उसके तार कहीं ना कहीं उस्मान हादी से जाकर जुड़ते हैं। उस्मान हादी एक 32 साल का एंटी इंडिया नैरेटिव रखने वाला एक स्टूडेंट लीडर था, जिसने खास तौर पर पिछले साल हुए बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट में एक खास भूमिका निभाई थी और एक नेता के रूप में सामने उभर कर आया था। 12 दिसंबर को दोपहर में 2:25 पर बॉक्स कलवट इलाके में जब उस्मान अपने साथी के साथ कहीं जा रहा था, उसी वक्त दो अनजान शख्स बाइक पर आते हैं और जब ई रिक्शा में वो मौजूद था, उसके ऊपर गोली चला देते। गोली जाकर उस्मान के सर पर लगती। इमरजेंसी में उसे ढाका मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है। उसके बाद उसे एवर केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं और वहां उसका इलाज होता है। डॉक्टर्स उसकी स्थिति को बहुत गंभीर बताते हैं। उसके बाद उसको जो इंटरिम सरकार है मोहम्मद यूनिस की, वो वहां से उसे सिंगापुर भेजती है एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन गुरुवार 18 दिसंबर को सिंगापुर में उस्मान के इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है और इस मौत से पूरे बांग्लादेश में गहरा सदमा पहुंचता है। हादी बांग्लादेश के अहम चेहरों में से एक था। उसकी राजनीति शुरुआत से एंटी इंडिया नैरेटिव पर सेट थी। वो खुलेआम शेख हसीना और इंडिया के क्लोज टाइज का विरोध करता था। उसने पास्ट में कुछ आपत्तिजनक ऐसे मैप शेयर किए जिसमें वो नॉर्थ ईस्ट को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बताता था। उसका मानना था कि नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश का हिस्सा होना चाहिए और यही कुछ उन वजहों में से एक था जिसकी वजह से बांग्लादेश और इंडिया पिछले कुछ समय से विवादों में घिरे हुए थे। हादी की मौत की खबर आते ही बांग्लादेश के बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़क पर उतर आए और ये नारे लगाने लगे, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ने लगे कि हो ना हो, हादी की मौत में कहीं ना कहीं भारत का हाथ जरूर है। इसी दौरान बांग्लादेश के चिट्टागोंग में भारत के असिस्टेंट हाई कमिश्नर के घर पर भी हमला हुआ। कुछ लोगों ने बिना पुख्ता सबूत के ये आरोप लगाए कि हमलावर हमला करने के बाद भारत भाग गए और भारत उन्हें शरण दे रहा है। खैर, इन क्लेम्स को भारतीय सरकार साफ तौर पर मना कर देती है कि भारत का इन सब चीजों में कोई हाथ नहीं है। भारत कभी भी बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। 2024 में हुए शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज का रहना अब सुरक्षित नहीं रह गया, क्योंकि पहली बार बांग्लादेश में इस लेवल का विरोध और इस लेवल की आक्रामकता देखी गई है। बांग्लादेश की राजनीति में कट्टर सोच और हिंसा तो बढ़ी रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारत से दूरी बनाने और पाकिस्तान के प्रति नरम या सकारात्मक रुख दिखाने वाली आवाजें भी उभर कर आ रही है। जिस पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला, जिस पाकिस्तान के अत्याचार से भारत ने बांग्लादेशियों को बचाया, क्या वही बांग्लादेश वही पाकिस्तान बनते जा रहा है? जिस बांग्लादेश ने एक बार सेट कर दिया था, जबरदस्त ग्रोथ दिखाकर दुनिया को बता दिया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, क्या वही बांग्लादेश अब अपनी बर्बादी की कब्र खुद खोदते जा रहा है? पाकिस्तान 2.0 बनते जा रहा है, जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को लेकर हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, क्रिश्चियन के साथ जो सलूक होते आ रहे हैं। साल दर साल हम देखते जा रहे हैं कि कैसे हिंदू पॉपुलेशन घटती जा रही है। वही कुछ मंजर अब हम बांग्लादेश के साथ भी देख सकते हैं। बांग्लादेश में रेडिकल्स की वजह से इंसान, घर, मकान, दफ्तर क्या कुछ नहीं जल रहा। जिस तरह की रिपोर्ट्स वहां से निकलकर आ रही, उनके मुताबिक वहां पर माइनॉरिटीज को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है, खास तौर पर हिंदुओं के साथ। लोगों की पहचान ही उन पर हमले की वजह बनती जा रही है। 18 दिसंबर को हुई इस बर्बरता पर इंडिया की अपोजिशन की तरफ से प्रियंका गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए
कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर सरकार की चुप्पी सही नहीं है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन। लेकिन सरकार का इस चीज पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आता। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से प्रेस रिलीज जरूर जारी होती है, लेकिन उसके अलावा कुछ और स्टेटमेंट, डायरेक्ट चीज सरकार की तरफ से नहीं देखी जाती। बांग्लादेश में 2024 में जब राजनीतिक अस्थिरता आती है, तब भीड़ हिंसा के बीच हिंदुओं के घरों को, व्यवसायों को और पूजा स्थलों पर 2000 से ज्यादा हमले करती है। जुलाई 2025 में रंगपुर जिले में भीड़ ने हिंदू इलाकों पर हमला किया। हिंदुओं के घरों को लूटा गया, उनको तोड़ा गया, कई परिवारों को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। पुलिस, सुरक्षा बल मौजूद थे, लेकिन हिंसा फिर भी नहीं रुकी। ये बताता है कि बांग्लादेश किस राह पर चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश में हिंदू गिनती के ही रह जाएंगे। बांग्लादेश में हो रहे इस टारगेटेड वायलेंस का भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि बांग्लादेश में हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज सेफ बिल्कुल नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।